हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश की निगाहें इस बात पे लगी हुई हैं कि बिहार में जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं उनके नतीजे क्या होने वाले हैं। क्या एक बार वहां फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बनेंगे? क्या वहां नीतीश कुमार और बीजेपी की जुगलबंदी एक बार फिर होगी? और क्या इस बार उलटफेर होने वाला है? क्या तेजस्वी यादव जो एक बड़े नेता के तौर पर इस चुनाव के दौरान उभरे हैं, क्या वो अगले मुख्यमंत्री होंगे? इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे और हमारी बातचीत का आधार होगा जो एग्जिट पोल आए हैं। इन एग्जिट पोल से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि दरअसल बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 3 एग्जिट पोल हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस चुनाव के दौरान आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें एक्सिस माइंडिया डॉट जो है जिस एग्जिट पोल कंपनी ने किया है, जिसके एग्जिट पोल के नतीजे और अंतिम नतीजे बिल्कुल सही होते हैं, उनका तो यह भी कहना है कि इस बार आरजेडी गठबंधन को 139 से लेकर 161 सीटें मिल सकती हैं। और अगर ऐसा होने वाला है तब तो एक बड़ा उलटफेर बिहार के अंदर होगा। हम आपको यह भी बता दें कि टुडे चाणक्य ने तो 180 से ज्यादा सीटें आरजेडी गठबंधन को दी हैं। सिर्फ एक ऐसा एग्जिट पोल है दैनिक भास्कर जिसका यह कहना है कि दरअसल एनडीए की सरकार वहां बनने वाली है। तो इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ होंगे प्रभु चावला, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, यूनियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर है, लेकिन उससे बड़ा परिचय ये कि देश के उन तमाम बड़े पत्रकारों में से हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक है जिनकी पूरी नजर पॉलिटिक्स पर रहती है और पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से देखते हैं। लेकिन उनसे बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस मुहिम में हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आप सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के साथ जुड़े, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, तो ये सत्य हिंदी के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। और अब बातचीत शुरू कर दें। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, क्या आप उनसे आपको हैरानी हुई थोड़ा कि लोग तो ये कह रहे थे कि शायद एनडीए की सरकार बन जाएगी? नहीं, हैरानी तो नहीं हुई है, क्योंकि 2015 में जो हुआ था, अब बदलाव उसका हो रहा है। तो गठबंधन दूसरे तरीका है। एक तो महागठबंधन है, एक राष्ट्रीय गठबंधन है। तो लोगों ने सोचा कि महाराष्ट्र गठबंधन जो है वो क्षेत्रीय गठबंधन है और राष्ट्रीय गठबंधन वो राष्ट्रीय गठबंधन है। तो हमें क्षेत्रीय गठबंधन यानी कि बिहार के अंदर कौन अच्छी शासन प्रदान कर सकता है, उसके बारे में सोचा। महागठबंधन जो कि क्षेत्रीय गठबंधन है, क्षेत्रीय नेता हैं, उसके मुकाबले में जिनके नेशनल एस्पिरेशन हैं, नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री का सपना भी देखते रहे थे, हम पत्रकारों को बनाते भी रहे थे। मोदी के मुकाबले जब उनको हम पसंद करते थे, मोदी जी को नहीं पसंद करते थे, हम में से कुछ लोग कहते वही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो उनको लगा कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, तो अपनी पहचान भूल गए। तो इसलिए लगता है कि मैं हैरान नहीं था जिस तरह की भीड़ मिल रही थी अपने तेजस्वी को, उनके नाम में तेजस्वी लिखा है, तो उन्हें जिस तरह से भीड़ मिल रही थी, वो लगता है एग्जिट पोल के मुकाबले अगर वो सच निकलते हैं तो पहली बार कोई यंग आदमी, मैंने नहीं लिखा 40 साल के इतिहास के अंदर, उससे पहले भी नहीं लिखा, इतनी उम्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने बलबूते पर बिना संगठन के, और उसके बाद बैगेज था उसका कि लालू प्रसाद जी का बेटा है और कोई भी प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक नेता चारा घोटाला जांच कराने में बात नहीं आता, वंचित नहीं होते जब भी मौत चलता था। उस सारे के अंदर इसको परिवर्तित करना अगर ये हो जाता है तो लोगों के लिए हैरानी जरूर होगी। परंतु जो लोग देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को 15 साल थे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लॉस किया है, मतलब उनका जो एक परिचय था कि एक बैकवर्ड नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और बड़े तड़के से बात करते हैं, फ्रंट पे बात करते हैं, उनकी पिछली इमेज जो है 15 साल के अंदर, हालांकि अपने बलबूते पर कभी वो मुख्यमंत्री बने नहीं, किसी न किसी की कंधे पर रख करके हाथ आगे चले, किसी न किसी के साथ चलते रहे, चाहे बीजेपी के साथ हो, चाहे आरजेडी के साथ हो, चाहे कोई और कॉम्बिनेशन हो, जबकि लालू प्रसाद यादव अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद लगता है कि अब उनका बेटा बनेगा अपने बलबूते पर, अब मेजोरिटी उनकी अगर आ जाती है, तो मेरे को कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट अपनी जगह होती हैं। पत्रकारिता का काम है कि देखे, वो लिखे, जो सुने खुद उसके बारे में बताए। ये नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वो होना चाहिए। मैंने कभी 40 साल की पत्रकारिता में नहीं सोचा ऐसा, जो देखता हूँ तो बोल देता हूँ। तो मेरे को हैरानी की बात नहीं है, जिनको हैरानी होनी चाहिए हो रही है। अगर वोटों में परिवर्तन नहीं होता तब हैरानी मेरे को नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ आपने कहा कि 31 साल का लड़का, मैं तो लड़का ही बोलूंगा, मुझसे तो उम्र में बहुत ही छोटा है, आपसे तो खैर आपके तो पोते के समान है। हाँ, 31 साल का लड़का, और राजनीति में कहते हैं ग्रीन हॉर्न,
अभी कुछ साल पहले तक वो क्रिकेट खेला करता था और आईपीएल की टीम में सेलेक्ट होने की कोशिश किया करता था, जिसके बारे में कहा जाता था 9वीं फेल है। दूसरी तरफ मैं बता दूं, लालू जिसकी सिफारिश टीम में लाने के लिए अरुण जेटली जी को बहुत करते थे। अच्छा, ये। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो देश के एक बहुत बड़े नेता है और पिछले कई सालों के सबसे बड़े नेता में से एक माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की ताकत एक तरफ, बीजेपी आरएसएस की ताकत एक तरफ, जनता दल यूनाइटेड की ताकत एक तरफ, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र 31 साल है, संगठन बहुत ज्यादा नहीं है, पिता के नाम पर एक तरीके से कहे तो लोग बिदकते हैं। तो ये जो चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार तेजस्वी का है या बिहार में कुछ बदलाव हो रहा है? नहीं, बदलाव की मतलब बिहार कहते हैं उसको, बिहार के अंदर बिहार लगता है दिखाई दे रही है। 15 साल में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि हुआ जैसे अपने छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह जी हार गए, उसके बाद में 12-13 साल के बाद अपने शिवराज चौहान भी हार गए थे, दोबारा से बन गए, दूसरी बात है। उसके बाद जो आपने बात कही कि देश के बड़े नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी है, मेरे को लगता है बड़े नेता तो अब कोई रहे नहीं, एक ही बड़ा नेता है, वो है नरेंद्र मोदी। उनके मुकाबले में कोई बड़ा नेता अभी तक सामने नंबर नहीं आ रहा, आगे कोशिश बात कर रहे हैं। पर तो ये बात देखने की बात है कि वंशवाद की जो बात चलती है, 29 वंश हैं देश के अंदर, 29 जो 70% लेजिस्लेटिव असेंबली इसको कंट्रोल करते हैं, चाहे वो भतीजा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बहू हो, या पत्नी हो, या बेटा डायरेक्ट हो। तो हर स्टेट के अंदर वंशवाद है। मुख्यमंत्री का बेटा एमपी है, मुख्यमंत्री है, कहीं कुछ और। आप देख सकते हैं कि 29 फैमिली ऐसी हैं जो पिछले 20 सालों के अंदर वंशवाद के नाम पर सत्ता में किसी ना किसी पार्टी से जुड़ करके आ जाती हैं। रामविलास पासवान भी ऐसे थे, कहाँ वीपी सिंह से शुरू किया, उससे पहले समाजवादी, एसएसपी, बीएसपी, पता नहीं कहाँ से आकर के वो यहाँ पर जुड़ गए आकर के। अब देखिए, आप सोच सकते थे कि शरद यादव की बेटी जो है वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ेगी, वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही है, और शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा वो भी कांग्रेस की टिकट पर लड़ेगा, ये भी कोई सोच सकते थे आप? तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, अब मेरे को लगता है कि जो राजनीति होती जा रही है वो किसी आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं हो रही है, कोई इज्म नहीं है। इज्म ये है इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म हैज रिप्लेस्ड इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद जो है कि मेरे नाम से वोट मिलेंगे, मैं ही इंडिविजुअल हूं, मैं ही आइडियोलॉजी हूं, ये बात देखने पड़ेगी आपको। नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं, प्रचारक रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सरकार चलाई है, जिस तरह से राजनीति अमित शाह के माध्यम से की है, वो मोदीवाद है, वो बीजेपीवाद नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने जो कुछ वहां पे किया, वो लालू यादव को पीछे छोड़कर आ गए। उन्होंने लालूवाद को दफना दिया किस्म से। तेजस्वीवाद जो है कि मैं एक यंग लड़का हूँ, 9वीं पास हूँ, ठीक है, वही मेरी लाइबिलिटी है, वही मेरा एसेट है। तेजस्वी यादव पहले व्यक्ति हैं जो 26 साल के अंदर उनके पिताजी ने उनको उप मुख्यमंत्री की पदवी सौंप दी। तब तो मैं सकता वंशवाद था उनको, अगर लालू जी नहीं कहते तो नीतीश जी कभी उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बना। तो नीतीश जी को उस पर लगा कि 26 साल का लड़का जो 9वीं पास है वो उप मुख्यमंत्री बनने लायक है, और 3 साल बाद उनको लगता है नहीं, वो कुछ भी बनने लायक नहीं है। ये तो नीतीश कुमार की अपनी सोच की है। कन्वीनियंस जो है, इज नॉट ए मैटर ऑफ कन्विक्शन, इज नॉट ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। कन्विक्शन जो उन्होंने बना ली, कन्वीनियंस है तो ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह का गठबंधन बनाया, जैसे बाकी लेफ्ट पार्टियां सारी इकट्ठी की, लेफ्ट पार्टियां अपने बलबूते पर सीट नहीं जीत सकती, तो लेफ्ट के एक पॉकेट्स हैं, इसमें तेजस्वी ने समझा कि लेफ्ट को ले लो। एक मुस्लिम उनके साथ पहले से था, यादव उनके साथ पहले से था, परंतु वोट बैंक की राजनीति को, जो वोट, एक वोट बैंक जिसको कहते हैं, वो एक बंधुआ वोट था, उसको चाहे बंधुआ मजदूर से कि आप जिस तरह खसेड़ दो उधर चले जाते हैं, उनने बंधुआ वोट की मुक्तिकरण किया है, जैसे मोदी जी ने 2014 में किया, उससे बढ़कर के 2019 में किया। हर प्रजाति के लोगों ने उनको वोट दिया। तेजस्वी यादव ने मोदी एक्सपेरिमेंट जो कहते हैं आप, मैं कहूँगा मोदी मॉडल जो है, उनको अपने तरीके से उन्होंने बिहार के ऊपर लगा दिया। बिल्कुल। आपको क्या उम्मीद थी कि नीतीश कुमार इतने ज्यादा अलोकप्रिय होंगे? क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स आई है और एग्जिट पोल है बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि एक तरीके से ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार की लीडरशिप पे रेफरेंडम के तौर पर है। तो पहला सवाल है कि आपको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार इतने अलोकप्रिय हो जाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार इतने लोकप्रिय हैं तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ है?
देखिए नीतीश कुमार इतने लोकप्रिय या इतने पहले लोकप्रिय थे, ये बात सच है। और जिस तरह से 2017 में उन्होंने पार्टी को छोड़ा, आरजेडी को, उससे कहा क्या कारण है कि करप्शन के चार्जेस थे, ऐसा कोई आया था, चार्जशीट हुई थी, बिल्डिंग के ऊपर कुछ बने थे, सीबीआई या कुछ ने इंक्वायरी की थी, तो उनका एक बहाना बना करके उन्होंने उनको छोड़ दिया था। मेरे को तब से लग रहा था कि नीतीश कुमार जी अपनी साख गिराने में थोड़ा नुकसान हुआ, उनको गिर गई है साख उसकी वजह से। और उसके बाद जितने निष्क्रिय वो हुए, हालांकि स्टेट जो है आप कहेंगे 15 साल के अंदर वहाँ विकास हुआ है, विकास की दर देश के मुकाबले में बिहार के अंदर दुगनी है, पिछले 2.5 साल के अंदर विकास जरूर हुआ है, परंतु अनएम्प्लॉयमेंट जिसके ऊपर वोट पड़ रहे हैं, जो कि ओपिनियन पोल से लगता है, एग्जिट पोल से लगता है कि लोगों ने विकास और बेरोजगारी के नाम पर दिया है। अब ये भी कह सकते हैं विकास के लिए दिया, तो विकास तो नीतीश ने किया, क्या उनको क्यों नहीं मिला? इसका मतलब लोग ये चाहते हैं जो विकास वहां पर हुआ है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, अगर आप आंकड़ों के देखें तो 1980 या 1990 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम बिहार के अंदर लगभग 45% थी, जिसके ऊपर 60% लोग डिपेंड करते थे जी। अभी आप देखते हैं 6,000 वहां की पर कैपिटा इनकम है, अगर आप करते 60,000, बाकी देश की 1 लाख है, यहाँ पर जाकर 60,000 के करीब है, 33वां नंबर है इसका स्टेट के अंदर। परंतु जैसे विकास हुआ, जैसे बाकी देश के अंदर हुआ, बिहार के अंदर एग्रीकल्चर इनकम कम होती चली गई। हालांकि एग्रीकल्चर ग्रोथ 11% है, जो मैं बता रहा हूँ कि वहां का एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होती गई तो लोग बाहर चले गए, प्लान पहले भी होता था, अब भी होता रहा। तो कृषि पर निर्भर करने वाले लोगों की संख्या उतनी कम नहीं हुई जितनी उनकी इनकम कम हुई। उसका कारण है ट्रेड रेफरेंस जो है, ट्रेड टैरिफ जो उनके एडवर्स हो गए, पावर महंगी हो गई, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, घर महंगे हो गए, बाकी चीजें महंगी हुई, पर उनका धान महंगा नहीं हुआ, बाकी चीज उनकी महंगी नहीं हुई जो वहां बेचते। तो गरीबी जो है, ज्यादा गरीबी हो गए, अमीर लोग ज्यादा अमीर हो गए। 61% वहाँ की इनकम टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज से आती है, टेलीकॉम है, एविएशन है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ऐसे लोगों से इनकम आती है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो उसकी वजह से बिहार के लोगों में बेरोजगारी, क्योंकि जब आप टर्शरी सेक्टर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, एग्रीकल्चर में विकास नहीं हो रहा है, तो रोजगार क्रिएट नहीं होते। जिस तरह से जीडीपी बढ़ी वहां की, उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई। देश के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त वही है। तो जो ग्रोथ का रिजल्ट सारे देश में हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, परंतु ऐसे सेक्टर में ग्रोथ हो रही है जहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और मैन पावर का प्रयोग नहीं हो रहा है। बिहार के अंदर बेरोजगारी 35% पे पहुंच गई, हर तीसरा नौजवान बेकार है वहां, तो उसका परिवर्तन के ऊपर असर पड़ा है। बिल्कुल। ये इस चुनाव के दौरान आपने देखा कि मोदी जी ने भी भारत माता की बात की, जय श्री राम की बातचीत की, योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशियों की बात की। तो क्या इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ग्राउंड के अंदर दरअसल कुछ और चल रहा है और हम पुराने मुद्दे उठा के चल रहे हैं? भाई आप मोदी जी राष्ट्रीय नेता हैं, उनके नाम से मोदी फैक्टर नाम की चीज तो अभी भी है। अब ये भी हो सकता है कि अगर मोदी जी नहीं जाते कितनी सीटें मिलती। अभी आप 52 दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर मोदी जी नहीं जाते कि वहां बीजेपी का चेहरा कौन है? सुशील कुमार मोदी, और तो कोई दिखाई देता नहीं। बड़े बड़े नेता जो पुराने नेता थे छोड़ करके चले गए दूसरी पार्टियों में। इस बार पहले हुआ कितने बड़े बड़े नेता, राजेंद्र सिंह जैसे लोग छोड़ करके वहां से चले गए। अब चौरसिया साहब बैठे थे कल, आरएसएस के प्रचारक रहे, विद्यार्थी परिषद में रहे, छोड़ के चले गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ करके वहां चले गए क्योंकि बीजेपी एक बी पार्टी जेडीयू की बन गई। नीतीश कुमार का गुणगान करने से अपनी पार्टी का नेता जो बड़ा हो सकता था वो भी छोटा हो गया। एक बड़ी पार्टी के छोटे नेता बिहार में खड़े हो गए। जहां भी आप रीजनल पार्टी के ऊपर डिपेंड करेंगे, जो कांग्रेस का हाल हुआ, बीजेपी का हाल भी वहां। उन्होंने कहा कि हम बड़ी पार्टी हैं, अपने सिर पर बना सकते हैं, कोशिश की है। एक्सपेरिमेंट था कि बीजेपी हो सकता है कि सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट होगा, उसकी वजह से हो सकता है बीजेपी का चीफ मिनिस्टर अंदर खाते में खुद बन जाए। नीतीश कुमार जी रिटायर हो जाएंगे तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। कौन? पर चेहरा तो कोई है नहीं वहां पर। जी जी, जी। इसलिए बीजेपी के पास संगठन है, परंतु व्यक्तिवाद फैल रहा है देश के अंदर। हर प्रदेश के अंदर एक शिवराज चौहान होना चाहिए, या योगी होना चाहिए, या कोई और कमलनाथ जी होने चाहिए, या कुछ भी ऐसे नेता आने चाहिए जो अपने बलबूते पर पार्टी को आगे बढ़ा सके, जो बीजेपी प्लस होना चाहिए। इसका मोदी बीजेपी प्लस है। बीजेपी हालांकि 40% है, मोदी जी 60% है, परंतु वहां बिहार के अंदर बीजेपी प्लस नहीं है, बीजेपी माइनस है। तो नेता भी सुशील कुमार अच्छे आए होंगे व्यक्तिगत रूप से, परंतु वो भी अब थकाए दिखाई दे। 15 साल से उसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो भी। बिल्कुल। आपके कहने का मतलब ये कि बिहार के अंदर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है जिसको आगे करके वो चुनाव लड़ सकते थे। अब मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये है
कि इस पूरे चुनाव के अंदर अगर आप तेजस्वी को देखें तो तेजस्वी ने जो हिंदुत्ववादी एजेंडे को रखने की कोशिश की बीजेपी के नेताओं ने, उस पर उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया। वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते रहे, विकास पे बात करते रहे। उनके पिताजी के ऊपर पर्सनल अटैक भी किए गए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने जंगल राज के युवराज भी कहा उनको। तो क्या लोगों ने जंगल राज का जो युवराज था उसको माफ कर दिया? क्या जंगल राज अब बिहार के अंदर कोई मुद्दा नहीं बचा है? क्या हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं बिहार के अंदर? नहीं, दूसरी बार चुनाव हो रहा है ना हिंदुत्व के ऊपर। आप राम राज के नाम से किसी हमने 2014 का इलेक्शन, 2015 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन, 2020 4 इलेक्शन हो गए। उसके बाद चारों इलेक्शन में सेम मुद्दा नहीं चल सकता। उसकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स इकोनॉमिक्स का रूल है, मैंने 10 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। उस मुद्दे से आप अपने कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये होता है कई बार अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपको रिपीट करना पड़ता है। अगर मोदी जी वहां पर रामराज की बात नहीं करें और योगी वहां पर अयोध्या की बात नहीं करें, तो योगी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कोर कॉन्स्टिट्यूंसी और कमिटेड वोटर्स हैं, उनका उत्साह कैसे करेंगे, मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? ये जो भाषा बोली गई थी ये उनके लिए बोली गई थी, और तेजस्वी को ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। उनके सामने सिर्फ एक ही मुद्दा था, रोजगार। रोजगार क्योंकि मैं जब कहा मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया। एक तेजस्वी ने 31 साल का लड़का बनूंगा, उसने नैरेटिव भी सेट किया, एजेंडा भी सेट किया, ऑब्जेक्टिव भी सेट किया, अपना दुश्मन भी सेट किया। मोदी जी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो उनका कॉम्पिटिटर उस प्रदेश के अंदर है। तो ये एक बड़ी बात है उसके लिए कि मोदी जी को उनके नाम से कहना पड़ा युवराज जंगल का। उसका 26 साल की उम्र के अंदर बन गया था, उसका कुछ सरकार में रोल नहीं था। जो भी था उसके लिए सजा होगी, वो जेल में लालू जी पड़े हैं, बेल पे आएंगे, अब तक केस चलेगा, उनकी चलेगी। और तीसरी पीढ़ी आ गई है, दूसरी पीढ़ी आ गई है, उसके अंदर वो मुद्दे जो बार बार आप रिपीट करेंगे, ऐसी पीढ़ी है जो जिन्होंने देखा नहीं अयोध्या में क्या हुआ, जो इनके साथ बड़े हुए तेजस्वी के साथ, उन्होंने नई किस्म के बिहार देखा है, नई किस्म का टेलीविजन हर एक घर में घुस गया है, इंटरनेट आपके पास है। जो टेक्नोलॉजी की बात मोदी जी कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन है, जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, ये आगे जाकर के बड़ा महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि हर अनपढ़ आदमी भी हो पास स्मार्टफोन है, इसके ऊपर वो समझ लेगा क्या हो रहा है देश के अंदर, पता नहीं करेगा। अगर आपको बार बार मोदी की फोटो दिखाई देगी तो सोचे कौन है, अगर तेजस्वी दिखाई देंगे तो कौन है। तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, इसकी वजह से सूचना मिलती जाती है। वो सूचना के बाद सोचना बंद नहीं करता, वो सोचना शुरू करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ऐसा है जो माइक मुझे लगता है कि आपके अलावा दूसरा कोई जवाब नहीं दे सकता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर है, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी ने कोई मशवरा नहीं किया होगा, या लालू प्रसाद यादव की रणनीति को सक्सेसफुली तेजस्वी ने इंप्लीमेंट किया? लालू ने कहा होगा कि भाई मेरा पोस्टर मत लगाओ, मेरे नाम की चर्चा मत करो, क्योंकि अगर करोगे तो जंगल राज की बात होगी। नहीं, लालू के लालू को आप तेजस्वी से अलग नहीं कर सकते। कोशिश की बीजेपी ने की, सब पार्टियों ने की, उनके फादर हैं। आप अपने फादर या अपने पेरेंट फूड को डिनाई नहीं कर सकते। अब तेजस्वी ने लालू जी को पिताजी थोड़ा चुना था, उनके यहाँ पैदा हुए और उनके नाम है, हिस्ट्री है, तो उन्होंने उनका नाम प्रयोग नहीं किया क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट था। लालू एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, ना एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। वो राहुल गांधी की तरह नहीं है कि अपने सारे पूरे खानदान का पूरा नाम लेता रहे, शुरू से लेके नेहरू से लेकर के अभी तक जितने भी हैं उनका नाम ले। तेजस्वी ने एक नई क्लीन स्लेट से शुरू किया। बातचीत जरूर की होगी, कैंडिडेट कौन से होने चाहिए, उनके अंदर जरूर कंसल्टेशन हुआ होगा, क्योंकि लालू जी के हर गांव का पता है, हर लोगों का पता है। पर देखा होगा कि उनकी बहन जो अपने राज्यसभा की मेंबर हैं, उनका भी कैंपेन में ज्यादा रोल नहीं किया, राबड़ी जी भी खुद कैंपेन में नहीं गई। तो ये केवल तेजस्वी और उनके छोटे भाई जो उनके खिलाफ कभी कभी पहले बोलते रहते थे, दोनों भाइयों ने कैंपेन किया। तो मेरे को लगता है परिवार में अंदर कंसल्टेशन जरूर हुई होगी, परंतु सारी स्ट्रैटेजी जिस तरह की बनी है उसमें लालू स्टैंप मेरे को दिखाई नहीं देता आपको। तेजस्वी स्टैंप है, लालू की स्टैंप कहीं नहीं है, कैंपेन में कहीं नहीं है, भाषणों में कहीं नहीं है, कार्रवाई, दवाई, ये सब चीजें जो बोल रहे थे, इसके अंदर उनकी कोई चीज नहीं है। और सीरियस कैंपेन किया, सीरियस कैंपेन होने की वजह से ऑल्टरनेटिव एजेंडा उन्होंने दिया। अगर वही एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। अगर एग्जिट पोल गलत है, तेजस्वी जी गलत है। बिल्कुल। लालू की पहचान थी MY, मुस्लिम और यादव, और यह कहा जाता था बिहार के अंदर जातिवाद के आधार पर वोट पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल के, जो हम चूंकि एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर चर्चा पूरी कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर क्या ये कह सकते हैं कि इस बार बिहार के अंदर जातिवाद पर वोट नहीं पड़ा है?
नहीं, जातिवाद पर कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। मेरे को लगता है कि हर प्रदेश के अंदर जातिवाद के ऊपर सेलेक्ट किया, कि वो उसको आप जाति से अलग कर नहीं सकते। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जब मैं अपने लिबरल आप जैसे दोस्त मेरे जो हैं उनसे पूछता हूँ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें रिजर्व हैं, वो जातिवाद नहीं है क्या? आप 20-25% सीटों को छोड़ देते हैं, वो तो जातिवाद है ही नहीं। तो वहां सेलेक्ट नहीं कर सकते किसी और कैंडिडेट को आप। तो आपको जाति को वोट देना भी होगा। अगड़ी के हैं, आप ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं या कोई और हैं, आपके इलाके में अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आदमी है तो उसको वोट देना ही, आपके पास चॉइस ही नहीं है। तो जातिवाद तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। रिजर्वेशन, जिस रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट को आप लेकर के चलेंगे, रिजर्वेशन मीन्स जातिवाद। पर उसके आसपास बाकी 75 सीटों के 7% के ऊपर बात कर रहे हैं, 22% को आप निकाल दें ट्राइब्स को, तो 78% के अंदर जातिवाद क्या हुआ भाई? उसके अंदर मुस्लिम है 18% देश के अंदर, उसको भी निकाल दीजिए। 7% क्रिश्चियन है, 22% वो भी चले गए, तो वो आप कम्युनल करना शुरू कर देंगे, तो बाकी कितने लोग बचे? 55%। तो 55% में राजनीति क्या करेंगे जातिवादी? हम कहते हैं ठीक है मुस्लिम को निकाल दीजिए, वो तो मुस्लिम बढ़ जाते हैं। तो 44% या 42% पॉपुलैरिटी अगर तेजस्वी के पास है, कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कभी तो मैंने 70-80 पहले, उससे पहले उनकी भी इतनी आती थी, प्रधानमंत्री के पास बढ़ जाती है। अगर 40-42% पॉपुलैरिटी है और वोट परसेंटेज उनकी इतनी आ रही है, तो बाकी जातियों ने भी उनको वोट दिया। ये बदलाव की जब राजनीति होती है, जैसे 77 के अंदर चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी खुद हार गई थी, संजय गांधी हार गए थे, तब नॉर्थ इंडिया के अंदर जाति के नाम पर सब टूट गया था। कोई जाति, नॉर्थ इंडिया में तो जातिवाद ज्यादा है साउथ में थोड़ा बहुत, परंतु नॉर्थ इंडिया में जाति, बिहार और यूपी से लेकर के एक कांग्रेस को सीट मध्य प्रदेश में एक मिली थी बस, बाकी सीटें कहीं नहीं मिली थी उसको। इसलिए ये लगता है मेरे को कि तेजस्वी ने जाति से उठ करके लोगों को अट्रैक्ट किया है। मुस्लिम यादव का वोट इंटैक्ट होगा, क्योंकि बीजेपी के यादव बिहार के अंदर मैं जानता हूँ, बीजेपी में बहुत यादव हैं, बहुत सबसे ज्यादा प्रचारक आरएसएस के वहां से निकल गए। तो इसलिए यादवों की जब बात करेंगे तो मेरे को लगता है ये चुनाव पहला चुनाव है जिसके अंदर लोगों ने जाति को तोड़ा है बड़ी संख्या में, क्योंकि नौजवान वोट जो है वो जाति से उठ करके वोट देता है, किसी भी जाति का हो, और जाति से उठ करके वोट देता है। अब आपसे आखिरी सवाल, एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर क्या आप कॉन्फिडेंट है कि जब नतीजे आएंगे तो तेजस्वी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? आपके दोनों सवाल में आंसर में क्वेश्चन में पहले में है, अगर ठीक आएंगे तो मुख्यमंत्री होंगे ही होंगे, कोई और नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग एग्जिट पोल पे क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे लोग जो है, अगर मेजोरिटी उनकी 2-4 वोटों की तो प्रॉब्लम हो सकती है जी, कि यहाँ फॉर्मूले नहीं है, बहुत है देश में इम्प्लीमेंट हुए हैं, जीता कौन, सरकार किसी और की बनी, हो सकता है। परंतु जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, अगर उसी के ऊपर रहेंगे तो 2/3 मेजोरिटी आएगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अंदर कोई चॉइस ही नहीं है। चला पाएंगे इतनी छोटी उम्र में? अगर आप इस बदलाव को ला सकते हैं तो चला भी पाएंगे, परंतु इसके पीछे जितने भी लड़के आते हैं, जैसा आसाम का मूवमेंट देखा होगा आपने, आसू सरकार आई थी और 5 साल में ऐसे बदनाम होकर निकले कि आज उनका नाम लेना कोई नहीं है। अखिलेश यादव भी 5 साल के लिए आए थे, परंतु अभी तक वहां पर कायम हैं, अभी अल्टरनेटिव लीडर बन रहे हैं, जिसका मतलब मुलायम सेट करके अखिलेश ने भी अपनी एक पार्टी खड़ी की, अपनी बनाई। अब ये देखना है कि ये दोनों नेता जो जाति से उठ करके निकलते हैं कि नहीं। जी अपने तेजस्वी निकल कर बाहर आ गए हैं, अखिलेश भी निकलेंगे तो जीते चलेंगे, नहीं तो आगे खत्म हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है सरकार 29-31 साल के अंदर आदमी सरकार चलाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है उनके आसपास लोग कौन है, मंत्रीगण कौन बनता है, किस तरह के लोगों को आगे लगते हैं। क्योंकि नीतीश जी ने तो किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये देख करके चलिए कि तेजस्वी के पास उम्र उनके साथ है 31 साल, 36 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, तो उनके मुकाबले में नेता कौन है? जी किसी पार्टी का नाम ले लीजिए आप, किसी का नहीं। पार्टी लड़ेंगे या कौन लड़ेगा? सुशील कुमार मोदी को 70 के होने वाले हैं, तो उसके कौन लड़ेगा उनके पास? इसके लिए लगता है जो कि वहां बिहार के ऊपर मेरे को लगता नहीं कि होराइजन पे कोई ऐसा नेता हो जो उसके मुकाबले में अभी दिखाई देते। अभी पासवान जी के बेटे साहब क्या रिजल्ट आने वाला है देखने वाले हैं। वही एक है ना सामने, पर वो एक लिमिटेड जाति के नेता है, इसलिए मेरे को लगता है कि नहीं चलाएंगे तो हार जाएंगे। बिल्कुल। प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज हमने जो बातचीत की वो दरअसल एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर बातचीत की है। असली नतीजे 10 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल अमूमन जो एक दिशा की तरफ निर्देश करते हैं, लगभग दिशा उसी तरीके से होती है, तो इसलिए पूरी बातचीत थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।